जिस तरीके से निजीकरण के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं निजीकरण जो है वो क्यों जरूरी है, सरकार के अगर हम बात करें तो सरकार इसको क्यों जरूरी कर रही है, और ये निजीकरण किस तरीके से लोगों के लिए एक नासूर बन करके आ रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ओम सुधा जी से, जिनका विश्वव्यापी जो आंदोलन 2 अप्रैल को ये लोग कर रहे हैं अपने अखिल भारतीय परिसंघ के माध्यम से। सर, आप लोगों का जो 2 अप्रैल को आंदोलन होगा विश्वव्यापी, जिसे कहेंगे देशव्यापी, हाँ विश्वव्यापी कहें तो देशव्यापी कहें, जो भी आपका ये आंदोलन होगा, क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें इस आंदोलन को करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए गीता जी, पूरे देश की जो संपत्ति है, चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, देश के जो तमाम संसाधन है, उसको बेचने का जो खेल 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार ने शुरू किया है। जाहिर सी बात है कि देश की संपत्ति को बेचने का मतलब होता है कि देश के खिलाफ काम करना, क्योंकि देश की संपत्ति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है, वह देश के लोगों के खून पसीने से तैयार की जाती है। चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, BSNL हो, MTNL हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, या किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार ने इसको औने पौने बेचना शुरू कर दिया है। असल में सरकार का इसके पीछे उद्देश्य ये लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। जिम्मेदारी लोगों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी देश में जो वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में सरकारी नौकरी के माध्यम से लाने की जिम्मेदारी। सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। सरकार में इतनी कुवत नहीं है, इस मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि इन जिम्मेदारियों को निभा सके, इसलिए यह इन संपत्तियों को औने पौने बेच देते हैं। दूसरा जो ये मूल कारण दिखता है कि यह जो निजीकरण करना चाहते हैं, उसके पीछे मूल कारण नजर आता है कि निजीकरण इनके लिए बस बहाना है। असली निशाना जो है वो आरक्षण है। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, निजीकरण करने से क्या जो बड़े बड़े टाटा अंबानी हैं, उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाना चाहती है क्या सरकार? क्या उनकी कठपुतली बन चुकी है? 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, आप मोदी जी का देख लीजिए। मोदी जी ने किस हवाई जहाज से चुनाव प्रचार किया था? उस हवाई जहाज में लिखा हुआ है अडानी। तो जो व्यक्ति अडानी के हवाई जहाज में चढ़कर प्रचार करता हो चुनाव का, तो क्या चुनाव जीतने के बाद वह उस व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाना चाहेगा जिस व्यक्ति के हवाई जहाज पे चढ़कर उसने चुनाव प्रचार किया हो और चुनाव जीता हो? जाहिर सी बात है मोदी जी नमक हराम नहीं है। मोदी जी भले ही जनता के खिलाफ है, मोदी जी भले ही इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इस देश की आम आवाम के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी जी ने जिनके हवाई जहाज पर चढ़कर चुनाव प्रचार किया था, मोदी जी उनके साथ नमक हलाली कर रहे हैं। भले ही देश के जनता के साथ मोदी नमक हरामी कर रहे हैं, लेकिन देश के जो पूंजीपति हैं उनके साथ मोदी नमक हलाली कर रहे हैं। उनके साथ उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कुछ छोड़ नहीं रहे, सब कुछ। अब तो जमीनें भी बेची जा रही है, नेशनल हाईवे बेचे जा रहे हैं। पहले पट्टे पर दी जाती थी, ठेके पर दी जाती थी, अब तो बस दे रहे हैं, भैया ले जाओ किसी तरह सारी सरकारी संपत्ति। कभी कहीं ना कहीं तो सर ये भी था ना, पब्लिक भी तो कहती थी ना कि हम लोग जाते हैं सरकारी ऑफिसों में कुछ काम कराने के लिए, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे पोस्ट ऑफिस हो गया, तो उन्हें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, पैसों की डिमांड्स की जाती थी, या फिर सरकार को भी लगा कि हाँ निजीकरण करेंगे तो जो सर्विस दे रहा है, जो सेवा दे रहा है, वो ठीक से सेवा करेगा। अगर इस देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है हर जगह, आप क्या करेंगे? देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे बसने के लिए? अगर इस सिस्टम में, इस देश के सिस्टम में दोष है, तो सिस्टम कोई मशीनरी तो होता नहीं, आदमी से मिलकर बनता है सिस्टम। आप सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। और कौन आदमी कह सकता है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जो है निजी क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार नहीं होता है? हर जगह तो भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार होता है। लेकिन एक व्यक्ति को डर होता है ना कि आज मुझे इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। नहीं, ये तो तर्क नहीं है। सरकारी नौकरी में भी तो यह डर होता है कि ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। प्राइवेट, आप ये बताइए, ये जो तमाम प्राइवेट लोग हैं, तमाम जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं,
ये किस तरह से खरीद रहे हैं सरकारी कंपनियों को। जाहिर सी बात है उसमें भ्रष्टाचार है, तो उसकी पूरी खरीद में ही, उसकी नियत में ही भ्रष्टाचार है। और सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी में ये अंतर होता है कि सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता है, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है कि जनता का भला हो। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी वो मुनाफे के लिए काम करती है, वो आपके कल्याण के लिए काम नहीं करेगी, मुनाफे के लिए काम करेगी। उदाहरण के लिए, जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोविड इस देश में पूरे चरम पर था, किस प्राइवेट अस्पताल के बाहर लोग खड़े थे? उन्हीं सरकारी अस्पतालों में ही इलाज हो रहा था। आज भी देश में जनगणना से लेकर बकरी गिनने तक का काम कौन लोग करते हैं? चुनाव कराने का काम कौन करते हैं? कोई प्राइवेट कर्मचारी करता है क्या? कि वही सरकारी कर्मचारी करते हैं। आज भी लोगों का भरोसा सरकारी अस्पताल ही है, आज ही लोगों का भरोसा सरकारी हॉस्पिटल ही है, आज भी लोगों का भरोसा रेलवे। या आप बताइए, रेलवे के किराए में मोदी जी ने लगभग 14 गुना बढ़ोतरी कर दी। कई मल्टीपल्स जो है सुविधाएं उसके हिसाब से कटौती कर दी। तो न सर आपको ये सुरक्षा लगता है बढ़ी। कि जो सरकार कह रही है कि निजीकरण कर देना चाहिए, क्या उनको भी खुद को भी निजीकरण हो जाना चाहिए, जैसे उनकी जो सरकारी सुविधाएं उनको मिलती हैं? सरकारी सुविधा क्या मिलेगी? यह बचकाना तर्क है। असल में हम लोग अपने मुद्दे पर रहें। यह जो देश की, ये लोग एक तरफ नारा लगाते हैं भारत माता की जय, खुद को देशभक्त कहते हैं, दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं और देश की संपत्ति को बेचते हैं, भारत माता की संपत्ति को बेचते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं। असल में इस देश के जो देशद्रोही लोग हैं, वो लोग हैं जो इस देश की संपत्ति को औने पौने बेच रहे हैं। जो सरकारी जितने उपक्रम हैं उसको मिट्टी के बेच ढेले नहीं की रहे तरह सर, बेच रहे हैं। वो दुगना कमाने के लिए कर रहे हैं। आखिर वो कमाई काम कहाँ आ रही है? भारत किसके लिए भारत कमा के रहे हैं? लोगों के लिए काम आपने आएगी। कहा, आपने जनता के लिए कौन सी सुविधा बढ़ा दी? कितने एम्स खोल दिए, कितने अस्पताल खोल दिए। अब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कई गुना जो है भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया। सुविधाएं क्या बढ़ाई? वो मैटर करता है ना। आप जन कल्याण का काम क्या कर रहे हैं? आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने पब्लिक वेलफेयर का काम क्या किया? यह ज्यादा जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं? असल में इस सरकार की नियत में ही खोट है। ये अपने इससे को, जो नुकसान होगा वो किस वर्ग को होगा सबसे ज्यादा? यह जो सबसे ज्यादा जो नुकसान है, जहां आप इशारा भी कर रहे हैं गीता, वह नुकसान इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक, महिलाओं, इस वर्ग को नुकसान होने वाला है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो 85 से 90% जिसको बहुजन समाज कहते हैं, वो इस देश की आबादी है और अधिकांश सरकारी उपक्रमों से इनका ही वास्ता लेकिन होता है। मोदी जी ने तो कहा था ना सत्ता में आने से पहले कि मैं तो दबले कुचले असहाय लोगों की आवाज हूँ, उनके लिए ही मैं सदा कार्य करूंगा, करता आ रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, आए क्या? नोटबंदी हुई थी। मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम हुई क्या? मोदी जी ने कहा बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, किसान सड़क पर आ गए। मोदी जी ने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस देश में पिछले 46 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था। मोदी जी तो भैया कहते हैं, उनका काम ही कहना है, तो रोज कह रहे हैं। कहने के अलावा कर क्या रहे हैं? कह ही तो रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। यहाँ विश्वविद्यालय में गुरु नहीं है, स्कूलों में गुरु नहीं है, और भारत को विश्व गुरु बनाने चले। तो मोदी जी का तो काम है कहना, यूपी में रोज सर कह रहे हैं। राशन बांटा है उन्होंने, घर घर, देखिए उज्ज्वला योजना। आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया? देश ने इसी सिलेंडर पे रख के लकड़ी का चूल्हा जलते भी देखा। आपने सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन 400 का सिलेंडर 1000 कर दिया। लोग सिलेंडर से अब बच्चे खेल रहे हैं, ढोलक बना के लुढ़का के हमारे गांव में बच्चे सिलेंडर से खेल रहे हैं, और जो है लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा है। आवास योजना। ये जो हालत कर दी है, ये जो आवास योजना है, वो पूरा सिस्टम देख लीजिए किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे ही नहीं, और बहुमत के साथ आए हैं उत्तर और प्रदेश में, कैसे काम किया है सर तभी आए हैं क्या वो। काम किया है पूरा देश जानता है। मोदी जी ने इस देश में, जब इस देश में सबसे अधिक अस्पताल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम किया है। जब इस देश में 40% लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उस समय मोदी जी सबसे भव्य राम मंदिर बनाने की घोषणा कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन लोग ये तो काम खुश है किया ना, है, लोग तो ये खुश काम हैं। किया है मोदी जी ने। अब देखिए, लोगों की खुशी को तो हम डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन से जोड़ते हैं, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत एशिया का वह देश है जहां बौनों की प्रजाति निवास करती है, जिन लोगों का ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया।
तो इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं। अब क्या है, इस दुनिया में हिटलर ने भी राज किया, हिटलर भी डेमोक्रेटिक तरीके से आया था। लोग क्या है, लोग इमोशन में आ जाते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। और चुनाव ही अंतिम परिणति नहीं है। चुनाव राजनीतिक दलों के लिए अंतिम परिणति हो सकती है, लेकिन जनता के लिए अंतिम परिणति नहीं होती है। जिस देश में सद्दाम हुसैन राज करता था, जिस देश में हिटलर राज करता था, उसी देश में आज हिटलर का कोई नाम लेने वाला नहीं है। यह इस देश ने देखा है, या इस दुनिया के इतिहास में यह देखा गया है कि जिनको गुमान होता है हिटलर होने का, उसको भी जमींदोज होना पड़ता है और उसको भी गुमनामी और कुत्ते की मौत मरना पड़ता है। इस पूरी दुनिया में फासिज्म का ये इतिहास रहा है। फासिज्म आता पूरे उफान से है और जाता है तो बड़ी दुर्गति होती है। तो हम लोग अभी इस देश में फासिज्म का इमरजेंस देख रहे हैं। फासिज्म पूरे चरम से चल रहा है, लेकिन इनकी हालत बहुत बुरी होगी। एक दौर ऐसा भी आएगा, और बाकी राजनीति तो हार जीत का खेल है। हार जीत, कभी ये हारेंगे कभी वो जीतेंगे, लेकिन असली जो चीज है वो है जनता, जनता की ताकत, जनता की पूंजी और जनता को ठगने का खेल। तो जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे? निजीकरण के खिलाफ कैसे बताएंगे आप लोग? अब देखिए, अपनी जो जैसे अखिल भारतीय परिसंघ के संघ के तत्वाधान के तहत आप कैसे बताएंगे जनता? हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ 1997 से लेकर, हम लोग मोदी जी की तरह सबका साथ सबका विकास नहीं करते। हम लोग इस देश के बहुजनों का हमारा संगठन है। हम अपने समाज, हमने 2-3 बार आरक्षण बचाया है इस देश के लिए, संविधान संशोधन कराया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय परिसंघ 1997 से लेकर भावनात्मक बात नहीं करता है, बल्कि मुद्दे की लड़ाई लड़ता, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ता है, निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल करता है। उसी कड़ी में हम लोग 2 अप्रैल 2022 को जंतर मंतर दिल्ली में और पूरे देश के मुख्यालयों में, राज्य की, प्रदेश की राजधानी, कई शहरों में, कई जिला मुख्यालयों में, हम लोग देश भर में 17-18 राज्य में हम लोग 2 अप्रैल 2022 को देशव्यापी निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से गीता, हम तमाम आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं। आप देश के किसी हिस्से में, अगर आप दिल्ली में हैं, तो 2 अप्रैल 2022 शनिवार को आइए जंतर मंतर, निजीकरण के राक्षस से आपके लड़ना इस होगा। आंदोलन में कितने संगठनों का योगदान रहेगा? हमारा जो संगठन है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठनों का संगठन है। हमारे संगठन से पूरे देश से हजारों लोगों को हमने एफिलिएशन देने का काम किया है। इस देश के हजारों कर्मचारी, हजारों अंबेडकरवादी, हजारों बुद्धिजीवी जो बहुजन समाज के हैं, सबका समर्थन है आंदोलन को। और आंदोलन में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में जो आंदोलन है, हमने 2 अप्रैल का दिन इसलिए भी चुना है, कुछ दिन देश में क्रांति हुई थी। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बचाने के लिए इस देश में हमारे 12-14 भाई शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी स्मृति को इस संघर्ष के माध्यम से ही हम सच्ची श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। 2 अप्रैल 2022 लास्ट में मेरा एक और क्वेश्चन है सर, अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में कितना योगदान रहा है? अखिल भारतीय परिसंघ तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि हम इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को इस देश के साथ एकीकृत करते हैं, उनको ताकतवर बनाकर, उनको ताकत भरने। अगर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय एकता मजबूत करना नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय एकता मजबूत करना क्या है? भारत माता की जय का नारा लगाना। हम वही काम जय भीम के नारे के साथ करते हैं, और हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग देश के संविधान, लोकतंत्र, सबकी रक्षा करना जानते हैं, और हम लोग सही मायने में बाबा साहब के नुमाइंदे हैं। हम लोग बाबा साहब का जो लोकतांत्रिक रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है, उसी रास्ते पे संघर्ष करते हैं, और उसी से देश भी मजबूत होगा। सुपरिचित जनता आपको देख और सुन रही है, जनता से क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं गीता आपके चैनल के माध्यम से, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं। अखिल भारतीय परिसंघ आप सबों से आग्रह करता है कि 2 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक बनाते हैं और निजीकरण के खिलाफ इस लड़ाई को तेज करते हैं। बिना आपके सहयोग के यह लड़ाई नहीं जीती जाएगी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अखिल भारतीय परिसंघ की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ डॉक्टर ओम सुधा की नहीं है, यह लड़ाई आपकी भी है। देश बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र और संविधान बचाना आपकी जिम्मेदारी। इसलिए 2 अप्रैल 2022 को अगर आप दिल्ली में हैं तो जंतर मंतर पहुंचिए, 11 बजे मिलकर लड़ेंगे।
बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा।